भारत को अमृत काल में एक विकसित देश, विकसित भारत बनाने के लिए एक नया एक मोड़ और एक पायदान के रूप में ये यूके भारत एफटीए सीटा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट काम करेगा, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। मित्रों, आज कारगिल विजय दिवस भी है। उन सभी पराक्रमी सैनिकों को हम याद करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं और उनकी वीरता हमें फिर एक बार याद दिलाती है कि भारत का एक एक इंच, भारत का जमीन हमारे लिए कितनी महत्व रखती है। हमने पाकिस्तान को बार बार मुंह तोड़ जवाब दिया है। अटल जी के समय कारगिल में युद्ध के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, और अब ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चेतावनी दी है कि भारत की एकता और अखंडता पे कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। आप सब जानते हैं, कल ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भी सबसे लंबे समय प्रधानमंत्री के रूप में जो कार्यकाल रहा है 4078 डेज का, मैं समझता हूं वो भी एक बहुत बड़ा संदेश है उनकी लोकप्रियता का। उल्टे आज ही मैं देख रहा था, फिर एक बार विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम फर्स्ट रैंक पर आया है मॉर्निंग कंसल्ट के इंटरनेशनल सर्वे में। और ये एक जन सेवा का जो यात्रा रही है, जिस प्रकार से निरंतर उन्होंने देशहित और जनहित को अपना मूल्य सिद्धांत माना है, जिस प्रकार से जनता का विश्वास उन्होंने पाया है, जिस प्रकार से निर्णायक नेतृत्व देकर पूरे विश्व में आज उनके प्रति लोगों में विश्वास है। 27 अभी तक उनको अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। भारत में वर्षों से अटके हुए विषयों पर उन्होंने सफलता प्राप्त की है, चाहे वो कश्मीर को भारत के साथ और मजबूती से जोड़ना हो 370 और 35 से आर्टिकल समाप्त करके, चाहे वो राम मंदिर का विषय हो, G20 भारत में अच्छी तरीके से नियोजन करना हो, अलग अलग विषयों से माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत और विश्व का दिल जीता है और विश्वास जीता है। उसी कड़ी में परसों प्रधानमंत्री कीथ स्टारमर के साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यूके में उनके समर हाउस चेकर्स में भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर मोहर लगाया, हस्ताक्षर हुए। उस दिन दोनों प्रधानमंत्रियों ने स्वीकार किया और अब भारत में तो कैबिनेट अप्रूवल हो चुका है। यूके में पार्लियामेंट्री प्रोसेस के बाद एक गेम चेंजिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो अपार अवसर लेके भारत के किसानों के लिए, भारत के उद्यमियों के लिए, एमएसएमई सेक्टर के लिए, कामगारों के लिए, युवा युवतियों के लिए, मछुआरों के लिए, हर वर्ग के लिए अलग अलग लाभ, बड़ा लाभ देने का काम करेगा। अभी तक जितने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए उसमें सबसे बड़ा, महत्वपूर्ण और कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूके और इंडिया का रहा है। लगभग 30 चैप्टर हैं, नए नए विषय जो पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलकर चलने से तैयार नहीं होता था, ऐसे विषयों पे हमने मजबूती से
और अपने टर्म्स पर, अपने आत्मविश्वास के साथ मजबूती से ये करार किया है। और मैं समझता हूं कि ये आगे आने वाले भारत के अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा संदेश लेकर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और इसके तहत जो लाभ भारत को मिलेगा वो हम सब आगे आने वाले वर्षों में देखेंगे। एक महत्वपूर्ण बात, एक तरफ ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक विकसित देश के साथ है, विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है यूनाइटेड किंगडम। एक विकसित देश के साथ अपना विश्वास अटल हो, हम कॉन्फिडेंस के साथ नेगोशिएट करें, अपने टर्म्स पर करें। 99% हमारे जो एक्सपोर्ट्स होते हैं वो अब ड्यूटी फ्री वहां पर यूके में जा सके, प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस मिले उनको, और उसके सामने हमारी जो जरूरतें हैं उन जरूरतों को हम भारत में आने दें। जिन चीजों पे हमें अपने आप को संरक्षित रखना है उसको हम संरक्षित रख पाए, जैसे कि डेयरी खोला नहीं गया है, एग्रीकल्चर में कोई सेंसिटिव आइटम कृषि क्षेत्र का खोला नहीं गया है, इथेनॉल खोला नहीं गया है। जो जो क्षेत्र भारत के लिए सेंसिटिव होते हैं उन क्षेत्रों में भारत ने अपने आप को सुरक्षित रखा है और आदान प्रदान के भावना से एक विन विन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो दोनों देशों के हितों में है, एक ऐसा एग्रीमेंट जो समावेशी भी है, सार्थक भी है और संतुलित साझेदारी वाला, दोनों तरफा फायदा देने वाला। ये लगभग 22-23 साल की कश्मकश के बाद ये एग्रीमेंट हुआ है। तो आप कल्पना करिए, वर्षों वर्षों तक कभी चर्चा होती थी, कभी चर्चा रुकती थी, लेकिन ये एग्रीमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इसलिए हो पाया कि अब भारत उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, भारत में आज अपनी क्षमताएं हैं और भारत आज किसी भी स्पर्धा से डरता नहीं है, मजबूती से आगे बढ़ता है। मित्रों, जैसा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, यह समझौता मात्र आर्थिक साझेदारी नहीं बल्कि साझा समृद्धि की योजना है और ये हम दोनों देशों को आगे चल के नए अवसर देगा। मेरे ख्याल से अलग अलग विषय तो हमने पिछले 2 दिन में देखा ही, किस प्रकार से एग्रीकल्चर और प्रोसेस फूड में हमें लगभग 95% सामान पर अब ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा, 95%। बाकी कुछ वस्तुओं में कम ड्यूटी, जिससे हम अपना एक्सपोर्ट बढ़ा सके, क्योंकि अल्टीमेटली प्रेफरेंशियल जो ड्यूटी होती है वो देखी जाती है। हमारी स्पर्धा में जो दूसरे देश खड़े हैं उनके सामने हम स्पर्धा में कैसे कम ड्यूटी से आगे व्यापार कर सके। इसी प्रकार से हमारी स्पाइसेस, जो मिर्चियां हैं, उनको पूरी तरीके से अब ड्यूटी फ्री एक्सेस यूके में मिलेगा। ये मैं इसलिए विशेष कह रहा हूं क्योंकि 50 लाख से अधिक साउथ एशिया के लोग यूके में रहते हैं। 18 लाख तो भारत मूल निवासी है, बाकी सब देशों को गिने तो 50 लाख। इनके सबके टेस्ट बर्ड्स, इन सबके जो रोजमर्रा के खाने की चीजें हैं वो अधिकांश भारत से जाएं, भारत के किसानों के उत्पाद को अच्छी मार्केट मिले, हम उसको यहां वैल्यू ऐड कर सके, प्रोसेस करके बेच सके, ये हमारी प्राथमिकता रही। इसी प्रकार से अब 99% जो मछुआरों का, फिशरीज का जो सामान यूके जाता है, 99% को अब ड्यूटी फ्री एक्सेस यूके में मिलेगा। तो मछुआरों के लिए भी ये बड़ी सौगात लेके ये एफटीए फाइनलाइज किया गया है।
हमने हमारा टेक्सटाइल का क्षेत्र हो, हमारे फुटवेयर का क्षेत्र हो, लेदर गुड्स का क्षेत्र हो, टॉयज का क्षेत्र हो, फर्नीचर का क्षेत्र हो, जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स होते हैं, जेम एंड ज्वेलरी है, बड़े पैमाने पे पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में बड़े पैमाने पे जेम एंड ज्वेलरी का व्यापार होता है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो, दवाइयों का, इन सभी पे जीरो ड्यूटी एक्सेस के साथ अब हमारी एमएसएमईज लोकल से ग्लोबल जा पाएंगी, इसको सुनिश्चित करने का काम इस एफटीए के द्वारा किया गया है। साथ ही साथ जो जीआई प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे हमारी कोल्हापुरी चप्पल का किसी ने एक्सपोर्ट में डिजाइन इस्तेमाल किया, कॉमर्स मिनिस्ट्री ने तुरंत उस पर एक्शन लिया और आगे चल के कोल्हापुरी चप्पल जब एक्सपोर्ट होगी तो भारत को क्रेडिट मिलेगा, भारत के नाम से होगी कि ये भारत का जीआई प्रोडक्ट है। और बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां आज इच्छा व्यक्त कर रही हैं भारत के प्रोडक्ट्स को अपने साथ जोड़कर, भारत के डिजाइन्स को अपने ब्रांड के साथ जोड़कर आज विश्व के बाजार में बेचना चाहती हैं। मेरा तो व्यक्तिगत मानना है कि कोल्हापुरी चप्पल अकेले 8-10 हजार करोड़ रुपए का व्यापार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कर सकती है। इतनी सुंदर डिजाइन्स हैं, इतनी, और मैंने बचपन पूरा कोल्हापुरी चप्पल पहन के गुजारा है, तो मैं जानता हूं कि उसका कितना आकर्षण रहता है। मित्रों, जो भी चीजें साधारणतः हमारे लिए सेंसिटिव रहती है, जो हमें डिफेंसिव इंटरेस्ट कहा जाता है, जैसे डेयरी है, डेयरी में रत्ती भर भी कोई प्रोडक्ट खोला नहीं गया, पूरी तरीके से डेयरी को सुरक्षित रखते हुए पुनः एक बार इस एफटीए को फाइनलाइज किया। ऑस्ट्रेलिया में आप जानते हैं डेयरी खोला नहीं गया था। स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, लिechtenstein और आइसलैंड और स्विट्जरलैंड वगैरह तो डेयरी में काफी प्रसिद्ध है, लेकिन आपको ध्यान होगा प्रधानमंत्री मोदी जी का स्पष्ट निर्णय था कि डेयरी नहीं खोली जाएगी, और फिर एक बार यूके में डेयरी को खोला नहीं गया, डेयरी पे ड्यूटी रहेगी और हमारे किसानों को, हमारे एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर को प्रोटेक्ट करने का काम फिर एक बार इस एफटीए में भी किया गया। इसी प्रकार से हमने कई सारे राइस, शुगर, कई सारे जो हमारे सेंसिटिव आइटम्स हैं उनको सुरक्षित रखा है। इतना जरूर आप सबके ध्यान में ले आऊं कि हर देश के साथ एफटीए अलग पायदान पे खड़ा होता है। उस देश के उत्पाद को देख के, उस देश से भारत में क्या चीजें आ सकती हैं जो सेंसिटिव है, उसको देख के एफटीए किया जाता है। और जितनी चीजें यूके से भारत में आके हमारे कृषि क्षेत्र को नुकसान पहुंचा सकती थी, उन सबको इस एफटीए से सुरक्षित रखा गया, कोई ड्यूटी कंसेशन नहीं दी गई है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि, और मैं आप सबका विशेष ध्यान चाहूंगा, कभी लोग भी ऐसा ही कहते हैं ना, आप सबका विशेष ध्यान चाहूंगा इस बात पर, एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस एफटीए की रही है डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन एग्रीमेंट। मुझे लगता है अभी तक पूरी तरीके से शायद मेरे मीडिया के मित्रों को इसका लाभ ध्यान में नहीं आया है, पर इसका लाभ सेवा क्षेत्र में बहुत बड़ा होने जा रहा है। भारत अब सर्विसेज एक्सपोर्ट बड़े रूप से कर रही है। आप सब जानते हैं हमारा सर्विसेज एक्सपोर्ट पिछले साल भी 12% से बढ़ा था, 12% ग्रोथ इन सर्विसेज सेक्टर। तेजी से पूरी दुनिया में भारत के लोग काम करने जाते हैं। भारत का सर्विसेज सेक्टर, बिजनेस सर्विसेज हो, फाइनेंशियल सर्विसेज हो, मैनेजमेंट सर्विसेज हो, आईटी सर्विसेज हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एरिया हो, डिजाइन की सर्विसेज हो, ऐसी अलग अलग सर्विसेज में
भारत के युवा युवती बड़े पैमाने पे छोटे समय के लिए अलग अलग देशों में सेवा देने जाते हैं। अनुमान है यूके अकेले में आज लगभग 1 लाख लोग ऐसे शॉर्ट टर्म अपनी सर्विसेज देने के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों का लगभग 25% तनख्वाह का नुकसान हो जाता था, क्योंकि वो यूके की सोशल सिक्योरिटी में पे करना पड़ता था 12.5% एम्प्लॉई को, 12.5% एम्प्लॉयर को। जो नौकरी देता है और जो नौकरी करता है दोनों 12.5% जैसे हमारे प्रोविडेंट फंड में होता है। और ये 25% जब तक वो व्यक्ति 10 साल वहां काम नहीं करे तब तक उनको वापस नहीं मिलता था। और जो 2-3 साल के लिए 1 साल के लिए जा रहे हैं, ऐसे लोगों का ये पैसा पूरी तरीके से वेस्ट हो जाता था और 1 साल पूरा होते ही ये 25% कटने लग जाता। तो अब हमने ये डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन एग्रीमेंट के तहत 3 साल तक के लिए जो भी व्यक्ति यूके में सेवा देने जाएगा, इंटर कॉर्पोरेट ट्रांसफर के रूप में वहां पे काम करेगा, चाहे सॉफ्टवेयर सर्विसेज हो, कोई होटल में काम करे, कोई शेफ की तरह काम करे, कोई योगा इंस्ट्रक्टर बन के जाए, इन सभी को 3 साल तक के लिए जो ये पैसा पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता था, उनको कुछ वापस नहीं मिलता था, अब वो पैसा वो भारत में प्रोविडेंट फंड अकाउंट में ईपीएफओ में भरेंगे और एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड उनका सुरक्षित रहेगा, उनके नाम पे रहेगा। उस पे पिछले साल तो शायद 8.25% टैक्स फ्री ब्याज भी कमाएंगे और उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। उनका पैसा अब व्यर्थ होने के बदले अपनी सेविंग्स में प्रोविडेंट फंड में रहेगा। ये एक बहुत बड़ा सेवा क्षेत्र को लाभ मिलेगा। भारत की सेवा क्षेत्र बड़े रूप में यूके में अपना सेवाएं दे पाएंगी और कंपटीशन में अब फेयर कंपटीशन हो जाएगा। भारत का यूके में सर्विस देने में फेयर कंपटीशन होगा। ये पैसा वेस्ट ना होने से हमारे जो लोग यहां से जाते हैं और आज के दिन जैसा बताया लगभग 1 लाख लोग काम कर रहे हैं, उन सबको जैसे ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू होगा उसी के साथ साथ ये डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन भी लागू होके उनको ये पूरी बचत होने जा रही है 3 साल के लिए। मैं समझता हूं इससे सर्विसेज सेक्टर, आईटीईएस, फाइनेंशियल, प्रोफेशनल सर्विसेज, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, इन सभी को और फिलिप मिलेगा और पुश मिलेगा और बड़े पैमाने पे भारत के लोग ये सेवाएं दे सकेंगे, कंपेटिटिव तरीके से स्पर्धा में खड़े हो पाएंगे। तो मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अब भारत को पुनः एक बार विश्व के विकसित देशों के बीच व्यापार के अवसर के साथ खोल रहे हैं। आपको ध्यान होगा कांग्रेस की सरकार, यूपीए की सरकार जब थी, वो एफटीए करते थे आसियान के देशों के साथ, वो एफटीए करते थे ऐसे देशों के साथ जो खुद हमारे साथ स्पर्धा कर रहे हैं। वो हमारे भारत के बाजार ऐसे देशों के लिए खोलते थे और जीरो ड्यूटी करते थे जो भारत में अपना सामान सस्ते में बेच के भारत की मैन्युफैक्चरिंग को नुकसान पहुंचाए। और हमने देखा है कई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, चेंबर्स, एमएसएमई के नेता कई बार ये बोल चुके हैं कि जिस प्रकार के एफटीए यूपीए के समय हुए थे वो देश के हित में नहीं थे, देश को हानि पहुंचाते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एफटीए किए हैं, मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया, एफ्टा की 4 कंट्रीज, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, लिechtenstein और आइसलैंड, यूएई, अब यूके,
हमारी बातचीत अन्य विकसित देशों के साथ चल रही है। भारत अब ऐसे देशों के साथ एफटीए करता है सूझबूझ और समझदारी के साथ, जहां हमारी स्पर्धा नहीं है। वी डू नॉट कंपीट विद ईच अदर, वी कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। और इसी कड़ी में ये भारत को अमृतकाल में एक विकसित देश, विकसित भारत बनाने के लिए एक नया एक मोड़ और एक पायदान के रूप में ये यूके भारत एफटीए सीटा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट काम करेगा, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। और विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत को और मजबूती देने के लिए, मेक इन इंडिया प्रोग्राम को और बल देने के लिए एंड लोकल को ग्लोबल लेके जाने के लिए ये एक मील का पत्थर साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। संजय शर्मा। मेरा सवाल है, एजुकेशन सेक्टर में भी इसमें कुछ चीजें हुई हैं जो डील में आप लोगों को एजुकेशन सेक्टर को भी खोला गया, ओपन किया गया। एजुकेशन में आप सब जानते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत हमने ऑलरेडी काफी परिवर्तन किया है पुरानी सोच को, जो वास्तव में भारत की एजुकेशन सिस्टम्स को विश्व स्तरीय बनाने जा रहे हैं। अभी तक 6 यूनिवर्सिटीज यूके की ऑलरेडी भारत में कैंपसेस लगाने का काम शुरू कर चुके हैं। एक गिफ्ट सिटी में भी यूनिवर्सिटी हाल ही में शुरू हुई है। और आस्ते आस्ते ड्यूअल डिग्रीज और जॉइंट डिग्रीज देने का काम ये यूनिवर्सिटीज करेंगी, जिससे भारत के बच्चों को विदेश जाके पढ़ने के बदले कुछ समय विदेश भी जाएंगे, कुछ समय भारत में करके ऐसे ड्यूअल डिग्री, जिससे शिक्षा भी सस्ती होगी और शिक्षा और अच्छी होगी। तो वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत मोदी जी ने ऑलरेडी रास्ता खोला है। एफटीए का लाभ ये होता है कि ये एक स्टेबल और प्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करती है। तो जो लोग आना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, जो लोग एजुकेशन में आना चाहते हैं, जो यहां पे आके इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, उन सबको एक कॉन्फिडेंस आता है कि दोनों देश के रिश्ते बड़े अच्छे हैं, ड्यूटी स्ट्रक्चर स्टेबल रहेंगे, चेंज नहीं होंगे, सप्लाई चेन्स और मेक इन इंडिया में दोनों में अगर वो निवेश करते हैं और भागीदारी करते हैं तो उनको सुरक्षित महसूस होता है। ऐसे ही एजुकेशन को भी अभी सुरक्षित महसूस होगा भारत आके यहां पे कैंपस सेटअप करना। अरुण CNN। ऐसा है, कार्बन टैक्स बार बार पोस्टपोन होते जा रहे हैं और कार्बन टैक्स ईयू ने भी अभी तक लगाया नहीं है। यूके तो उसके बाद सोचेगा और जब वो समय आएगा तो भारत कोई कमजोर थोड़ी है, भारत उसका जवाब हिसाब से देगा। जो भी हमारे हितों को या जो भी हमारे ट्रेड पे कोई नॉन टैरिफ बैरियर के रूप में कुछ भी कदम उठाएगा, उसका जवाब फिर हम उसी हिसाब से देंगे। तो मुझे लगता है वो नॉन इश्यू है। मैं पिछले 2 दिन से सब पत्रकार की रिपोर्ट्स पढ़ रहा था और मुझे ध्यान में आया कि कोई और विषय पूरे एफटीए में क्रिटिसाइज करने को मिला नहीं। तो 1-2 अखबार में ये कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म की बात आई थी। वैसे आपको बता दूं, सीबैम ऑलरेडी यूरोप ही परेशान है, यूरोप की पूरी देश की इंडस्ट्री परेशान है कि सीबैम से यूरोप इतना महंगा हो जाएगा, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका हाउसिंग, उनका कॉस्ट ऑफ लिविंग, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, उनका एक्सपोर्ट, वो सब इतना अफेक्ट होगा कि यूरोप की इंडस्ट्री हमसे ज्यादा परेशान है सीबैम और ये सब रेगुलेशन से। तो मैं जब सीबैम की आलोचना करता हूं और मैं जिस देश में यूरोप में जाता हूं मैं खुलेआम आलोचना करता हूं, तो वहां के लोकल इंडस्ट्री के लोग आके मुझे धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे दिल की बात कर रहे हो। तो मुझे ऑलरेडी उन्होंने उसको काफी नचीला भी बना दिया है, उन्होंने काफी लिबरलाइज कर दिया है सीबैम को। और साथ ही साथ भारत तो ऐसा देश है जो बहुत ही पर्यावरण के क्षेत्र में प्रगति तेजी से कर रहा है।
हमारे 2030 के टारगेट्स हमने 2025 में ही पूरे कर लिए हैं। तो मुझे लगता है कि हमें इन विषयों से डरना नहीं है, और अगर कोई ऐसा विषय भारत के हितों को हर्ट करेगा तो भारत सक्षम है उसका जवाब देने के लिए। कमलेश जी लाइन। अब तक कितनी जजमेंट एफडीए हुए और दूसरा सर यूएस के साथ जो ट्रेड वार चल रहा है उसमें कितना बोले से कि कुछ होगी कितना अब तक कितने एफडीए हुए वो तो ठीक है। और दूसरा जो ट्रेड वार चल रहा है यूएस के साथ भारत का उसके लिए ये जो एग्रीमेंट हुआ भारत और ब्रिटेन के लिए कितना एफटीए तो मैंने अभी बताया कि पहला मॉरिशस हुआ, फिर यूएई, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद एफ्टा की 4 देश स्विट्जरलैंड, नॉर्वे वगैरह, अब यूके हुआ है। सब विकसित देशों के साथ मोदी जी के सरकार में हुआ है। कांग्रेस की तरह हम आसियान के देशों के साथ एफटीए करें जो हमारे साथ सीधा स्पर्धा में खड़े हैं, वैसा काम नहीं किया हमने। और उसमें भी अगर आप गहराई में जाएंगे तो भारत ने अपनी मार्केट ज्यादा खोली, दूसरे देशों ने अपनी मार्केट नहीं खोली। तो भारत में तो आसियान देशों का सामान ज्यादा आता है, हमारे लोगों के सामान को रोका जाता है। वहां पे उतना एक्सेस नहीं मिलता है जितना हमने खोला है। हमारे जो इंटरेस्ट की आइटम्स हैं उनको वहां पे मार्केट नहीं मिलती है। तो हमारे लिए रीनेगोशिएट कर रहे हैं हम आसियान का भी, उनके साथ भी हम बातचीत कर रहे हैं, भाई इसको बदलिए और ठीक करिए। तो दोनों तरफ से काम चल रहा है, और हमारा तो कोई ट्रेड वॉर किसी के साथ नहीं है। भारत तो एक ऐसा देश है किसी के साथ ट्रेड वॉर नहीं करता। स्मृति काक नाम चल रहा है। All are progressing at the right speed, with the right intent and in the right direction. गौरव। बहुत बड़ी वृद्धि होगी। अब हमारे बिजनेस और एमएसएमई सेक्टर के ऊपर है, हमारे इंडस्ट्री के ऊपर है, हमारे सर्विसेज सेक्टर पे है। सरकार ने दरवाजे खोले हैं। जैसे ही यूके के पार्लियामेंट का अप्रूवल होगा ये इफेक्ट में आ जाएगा, और डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन भी उसी दिन लागू हो जाएगा। और हमारे टेक्सटाइल क्षेत्र, फुटवेयर, लेदर, हमारे फर्नीचर, टॉयज, फार्मास्यूटिकल, जेम एंड ज्वेलरी, फूड प्रोसेसिंग, सभी क्षेत्रों को मेरा आह्वान है कि इसको अभी से स्टडी करें, अभी से मार्केट ढूंढें, अभी से बिजनेस डेलीगेशन लेके जाएं, वहां पे संपर्क करें और तैयारी करें कि जैसे ये लागू होता है इसका भरपूर फायदा लेने के लिए अपने आप को तैयार करें, कैपेसिटी बनाएं, और वहां पे अपने काउंटर पार्ट्स के साथ, वहां की इंडस्ट्री के साथ संपर्क करके पूरी तैयारी रखें, जिससे काफी बड़े पैमाने पे लाखों लोगों को नया रोजगार मिल सके। ऐसा ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ। पीयूष। कांग्रेस के ही नेता हैं जयराम रमेश जी, उन्होंने एक ट्वीट किया है कि एक एग्रीमेंट और होना चाहिए था फ्री ट्रेड, जिसमें नीरव मोदी और कोई और व्यक्ति कांग्रेस ढूंढे, मैं उनके ट्वीट देखता हूं, अब तो हंसी आने लग गई है। और वैसे उनके ट्वीट को आप लोग भी सीरियसली लेते हैं। मैंने आज तक कोई उनके ट्वीट का जिक्र किधर देखा नहीं है, तो उनको आजकल कोई सीरियस लेता नहीं है। अदिति। First of all, we are in active discussions with all different countries, with the European Union, with the US, with Peru, with Chile, Oman. Several discussions are going on. All are going on at the right speed, in the right direction. And as and when each of these agreements is finalized, we will of course be keeping you fully informed. There was no real sticking point as such, and there were many sticking points. Every negotiation has its own nuances. Obviously, if the agreement took over 2 decades to finalize,
it must not have been an easy job. And I think it is the trust that Prime Minister Narendra Modi has been able to generate across the world, due to which we were able to close a chapter which had started nearly 22, 23 years ago, in a very amicable, very friendly manner and very favorable in the interests of both countries. बहुत बहुत धन्यवाद।